कॉर्पोरेट लाइफ को अगर एक लाइन में रोस्ट करना रहा तो नेसेसरी ईविल है। बहुत कम लोग चाहते होंगे अपनी इच्छा से इस फील्ड में कुछ करना। पर्सनल चीज़ों की वजह से लोग अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को मिस नहीं करते हैं। नहीं रहूँगा 4 BHK में, मेरे लिए 2 BHK ठीक है, चलेगा। मैं घूमूंगा महंगी गाड़ी में, छोटी गाड़ी ठीक है, कैब ठीक है, बाइक ठीक है, बट एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, और मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। सर कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। ओके। तो सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका शॉर्ट इंट्रो। ओके। सो नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन प्रताप राणा, उम्र 43 साल। बिलोंग कहाँ से करता हूँ? मेरा जन्म हुआ था झांसी, उत्तर प्रदेश में। झांसी अगर आपको नहीं पता है, मतलब ऐसे तो पता ही होगा यार, झांसी किसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है अगर, तो झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने फेम दिलाया था हमको आज से 150 साल पहले। उसके बाद से कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जो साला वहाँ का कुछ नाम करे। बट बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह है पहाड़ों के बीच में। और आसपास का जो एरिया है पूरा, जो बुंदेलखंड की बेल्ट है, ग्वालियर और दतिया, आसपास मुरैना वगैरह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर कभी मौका लगे तो जाइएगा घूमने। वहाँ मेरा जन्म हुआ, स्कूलिंग वहीं से किया। उसके बाद कॉलेज करने के लिए मैं नोएडा आया। नोएडा से कॉलेज किया, फिर हमारा जो फैमिली थी वो जयपुर शिफ्ट हुए। मैंने फिर जॉब किया जगह जगह इंडिया में, अलग अलग प्रांतों में घूमा, विदेश में रहा। तो बेसिकली एक जगह को बिलोंग नहीं करता हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बिलोंग करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपने आप को ऐसा मान लिया ना कि मेरी नेटिव प्लेस ये है, मेरा ये है, मेरा वो, तो आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हो अपने आप को, अपनी सोच को। आपको थोड़ा सा खुले होकर रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया, ये किसने रूल बनाया कि आप यहाँ पैदा हुए तो आप यहाँ के हो गए? ये हम लोग ने बनाया ना कि आपको यहाँ पे आना तो वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सिविलाइज्ड समाज में रहने के लिए ज़रूरी है। बट देखा जाए तो प्रकृति ने तो आपको धरती पे पैदा किया ना, पूरी धरती आपकी है, हम्म। सारी रिसोर्सेज आपके हैं ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं पूरी दुनिया को अपना मानता हूँ, वहीं को बिलोंग करता हूँ। पुणे में करीब 18-19 सालों से हूँ। जॉब के सिलसिले में आया था पुणे, जगह अच्छी लगी, यहाँ का वेदर अच्छा, उस टाइम पे तो बहुत अच्छा वेदर होता था। और मेरी जो वाइफ हैं उनसे यहीं पे मेरी मुलाकात हुई थी, उनको भी पसंद है, तो यहीं पे सेटल टाइप के हो गए। बीच बीच में आना जाना होता रहता है इधर उधर। बट हाँ, बेस लोकेशन पुणे बना के बैठे हुए हैं फिलहाल। ओके। जी भाई। और अगर आपको 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो, एक कॉर्पोरेट, हाँ। एक कॉमेडियन और एक एंटरप्रेन्योर, हाँ। तो आप कैसे इसे डिफाइन करोगे? 3 वर्ड्स में डिफाइन करना है कॉर्पोरेट, कॉमेडियन और एंटरप्रेनर। यस। तो कॉमेडियन तो बेसिकली कोशिश जारी है। एक वर्ड बोलूँ तो कोशिश। कॉर्पोरेट इज लाइक रोजी रोटी। और तीसरा एंटरप्रेन्योर, हम्म। वो मेरे बस की नहीं है। करके देख चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ। आई थिंक बिजनेस एक्यूमेन जो होता है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस चीज़ को कि इनका बिजनेस है, ये तो खूब कमाते होंगे। भाई बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मेरे ख्याल से जॉब से ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। करीब 7-8 साल पहले मैंने और मेरे पार्टनर ने, हम लोग ने मिलकर के कुछ काम करने की कोशिश की थी। बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए, बिकॉज हम लोग की आदत ही नहीं है वैसा। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक एक रुपए का हिसाब रखना है ना। आपका जो क्लाइंट है उससे आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है, टाइम पे इनवॉइसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका सारा ऑपरेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मैं जाट आदमी हूँ, मेरे जो पार्टनर हैं वो राजपूत हैं। तो हम लोग वैसे ही अपने ठकरेसी में रहते हैं कि एक बार किसी ने मान लो पेमेंट नहीं किया, ये बनिया आदमी को कौन बार बार रिमाइंडर भेजेगा, हट, ऐसे थोड़ा ना बिजनेस चलेगा। तो तो मेरे बस की नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस वगैरह। तो मैं आर्टिस्ट ही ठीक हूँ, बिकॉज आर्टिस्ट में क्या है कि आप हल्का सा थोड़ा सा अपना ईगो भी रख सकते हो। अगर आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हो तो दुनिया आपकी ईगो को थोड़ा सा झेल लेती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सर। जी। सर फिर ये आपका जो कॉर्पोरेट का जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुआ? मजबूरी में हुआ भाई, बिकॉज गरीब खानदान से आते हैं हम लोगों को, विरासत में पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ मिला नहीं। और ये पता था शुरुआत से ही कि मैं कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में करना चाहता हूँ। मैं जब 6-7 क्लास में ही था तब से ही मेरे को एक्टिंग का, लिखने का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। बट परिवार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था, जो कि उनकी गलती नहीं है, उनकी मजबूरी थी। वो जितना कर सकते थे अपनी तरफ से उन्होंने किया। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव रही है, उन्होंने तब भी मेरे को
इतना अलाउ किया कि 12वीं के बाद मैंने बाकायदा लेजिट दिल्ली में IFTI करके, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, हम्म। वहाँ से 6 महीने का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था एक्टिंग का। वो मेरी माँ ने मेरे को सपोर्ट किया था। मतलब नॉर्मली लोग कहते हैं ना 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओ, इसमें जाओ। उन्होंने कहा था कि तुम ट्राई करके देख लो, अगर तुमको लगता है तुम्हारे बस की है तो हम कुछ तो भी करके कर देंगे अरेंज। बट मैं खुद ही डिसीजन लेकर के 6 महीने बाद वापस आ गया, बिकॉज बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। और मतलब टैलेंटेड लोग तो हैं ही हैं, रिसोर्सफुल लोग भी हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ उस ज़माने में भी कि जब तक आप में मतलब सिफारिश या जुगाड़ या कोई आपका जैक या गॉडफादर नहीं है, क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हो जाएगा, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। तो कॉन्शियस डिसीजन लेके मैं वापस आया, फिर नॉर्मली इंजीनियरिंग वगैरह किया। और इंजीनियरिंग के बाद फिर कॉरपोरेट एक वो होता है, रूटीन होता है कि आपने ये कर लिया तो आप ये करिए, नहीं तो और क्या करेंगे। तो मजबूरी के तहत आया था कॉरपोरेट जॉब में। बट हाँ, वो कीड़ा जो था एक्टिंग का और कुछ थिएटर करने का, ये डिफरेंट करने का लाइफ में, वो हमेशा ज़िंदा रखा मैंने, क्योंकि मैं सीख भी चुका था, स्कूल कॉलेज में भी करता था। तो इन्फोसिस में भी मैंने उसको जारी रखा जब मैंने जॉब ज्वाइन किया। फिर जिस कंपनी में गया वहाँ पे भी जारी रखा उसको। वो अपना सपना मरने नहीं दिया। और फिर जिस दिन ऐसा लगा कि अब मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ, हम्म। तो उस दिन वो डिसीजन भी लिया कि हाँ ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो आपने एक्टिंग के लिए भी ट्राई किया, हाँ। बट आपका जो ग्रेजुएशन वगैरह हुआ है हाँ। उसकी जर्नी कैसी रही? तो ग्रेजुएशन भाई, मैं मेरे एक बड़े भाई हैं और मेरी एक बड़ी बहन है। वो दोनों स्कॉलर टाइप के लोग हैं। ओके। मेरा बड़ा भाई जो है वो IITian है, IIT रुड़की से पास आउट है। हम्म। मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने इसका एक कोई PhD लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, वो उन्होंने निकाला हुआ है, JRF वगैरह है ना। और UP PCS भी उन्होंने निकाला हुआ है। हालांकि वो गई नहीं उस फील्ड में, वो एजुकेशन फील्ड में जाना चाहती थी। शी बिकेम अ लेक्चरर। और मैं हूँ सबसे छोटा, तो मुझे थोड़ा प्रेम भी ज़्यादा मिला, सब कुछ मिला। तो मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट मेरा ना IIT निकला ना कुछ, कोई ऐसा बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया मैं पढ़ाई के क्षेत्र में। तैयारी मैंने 2 साल किया, बट हो नहीं पाया। दोनों साल एकदम मार्जिन से रह गया कि 5,000 रैंक आ रहा है, 4,000 रैंक आ रहा है, उस टाइप से। तो मैंने नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया फिर, क्योंकि और समय बर्बाद नहीं करना था। और इंजीनियरिंग भी मैंने कंप्यूटर साइंस में इसलिए लिया बिकॉज मुझे सिर्फ एक डिग्री चाहिए थी कि मैं एम्प्लॉयबल हो जाऊं। क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ में मैं ये ज़िंदगी भर रिटायरमेंट तक तो मैं ये नहीं करने वाला, ना मैं कर सकता हूँ। तो बस एम्प्लॉयबल होने के लिए जो सबसे आसान, सबसे वैसा कोर्स हो सकता था जो मुझे टाइम दे, जो मुझे बैंडविड्थ दे बाकी चीज़ें करने की, मैंने वो ऑप्ट किया। कंप्यूटर साइंस बहुत ही हल्का कोर्स था, बहुत कम पढ़ाई करके हम पास हो जाते थे। और बाकी टाइम में, क्योंकि मैं नोएडा में था तो दिल्ली पास में था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा रिच कल्चर है। अगर आप देखो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो उसका हिस्सा हैं। हम उसका हिस्सा नहीं भी थे, लेकिन उनके जो कल्चरल फेस्ट होते थे, जो उस तरह की चीज़ें होती थी, उसमें मैं जाके पार्टिसिपेट करता था। मेरे दोस्त जो IIT दिल्ली में गए थे उनके संग जाके रुकता था, उनका पूरा माहौल देखता था, समझता था, वहाँ पार्टिसिपेट करता था। तो अपना जो एक्सपोजर था इन सब चीज़ों के प्रति, वो मैंने हमेशा बना के रखा कॉलेज लाइफ में भी। इनफैक्ट मेरा कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था उससे कुछ 4-5 साल पहले ही शुरू हुआ था। बहुत ही नया कॉलेज था, पैसा था उनके पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। बट ऐसा कोई ड्रामेटिक क्लब, ये क्लब वो क्लब, वो ऐसा था नहीं वहाँ पे। मैंने जा कर के उस चीज़ की शुरुआत करवाई थी वहाँ पे, अपने सीनियर्स के संग मिल करके, अपनी फैकल्टी के संग बात करके कि सर ये भी एक चीज़ है जो बच्चे करना चाहते हैं, ड्रामा करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, कुछ लोग गाना गाना चाहते हैं। तो हमें इसके लिए कोई ड्रामा क्लब, एडिटोरियल क्लब, इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पर रखनी चाहिए। तो वो शुरू हुआ था, वो कॉलेज में आज तक चल रहा है। वो बाकी फिर वो तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देता है ना वो बैटन, तो वो आज तक चल रहा है। बट उसकी स्थापना जो है, शुरुआत जो है, वो मैं करवा के आया था वहाँ पे, बिकॉज मैं खुद करना चाहता था। ओके। और सेम ये आपने कॉर्पोरेट में भी रखा है या? जी भाई, कॉर्पोरेट में भी जब मैं इन्फोसिस ज्वाइन किया मैंने, तो पुणे में मेरी यहीं फेज़ 2 में पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ पे मेरे एक सहकर्मी थे, मेरे दोस्त हैं, अभी भी पुणे विमान नगर में रहते हैं, सौरभ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फनी इंसान। तो वो भी कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना चाहता था, मैं भी करना चाहता था। हम दोनों ने मिल करके वहाँ पे फन फ्राइडे एक्टिविटीज़ का जो वो था ना बोझा, वो अपने सर पे ले लिया। हमने कहा कि इसकी हम फन फ्राइडेज इवेंट करवाएंगे अपने, सिर्फ अपने फ्लोर के लिए, अपनी टीम के लिए। UBS की टीम थी हमारी, अलग अलग प्रोजेक्ट थे। तो वो कुछ 50-100 लोग थे फ्लोर पे, उनके लिए हमने फन फ्राइडे एक्टिविटी कराना शुरू किया कि कभी कोई मैड एड शो करा रहे हैं, कभी कोई स्किट कर रहे हैं, कभी अंताक्षरी, कभी ये, कभी वो आंखों पे पट्टी बांध के वो डोंकी पूंछ लगाते हैं ना, ये सब फालतू गेम, वो सब हम लोग कराना शुरू किए। और हमने उस एक्टिविटी को एक नाम देना होता है, तो हमने उसका नाम रखा जोश,
जॉय ऑफ शेयरिंग हैप्पीनेस, उसका एक्रोनिम जोश। और जोश धीमे धीमे करके थोड़ा पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि उसमें और लोग जुड़ने जुड़ने लगे जो ये सब करना चाहते थे। और फिर फाइनली इन्फोसिस का जो एनुअल इवेंट वगैरह होता है ना, वो उसकी जिम्मेदारी हमको मिलने लगी। मतलब बाकायदा एक उसका वीडियो यूट्यूब पे भी था, वो हमने हटा लिया बाद में, फिर जब मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया तो फिर मेरे को लगा ये क्रिंज है लेकिन इन्फोसिस के मंच पे हम लोगों ने पूरा एक 1.5-2 घंटे का स्किट करके और ये सब करके, वो रिकॉर्डेड शो है जो कि हम लोग ने जो जोश शुरू किया था उसको वो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसका एनुअल इवेंट करवाइए। तो वहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। इन्फोसिस छोड़ चुके हैं, सौरभ भी छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया हूँ, बट जोश आज तक जिंदा है, कोई कोई तो चला रहा है उसको। दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव। Yes. क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट हो या कहीं पे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाफ या कॉमेडी ये जीवन में चलता ही रहना चाहिए, राइट? हाँ, नहीं तो फिर इसके अलावा है क्या भाई, रोने के तो 100 बहाने हैं रो तो आप किसी भी चीज़ पे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप इस बात पर रो रहे थे कि गर्मी लगेगा, पसीना आएगा क्या कर सकते हो। एंड सर, ये जो आपका जो आप बोल रहे हो कि कॉमेडी का जो एटीट्यूड है आपका, जी तो ये आपको पहले से ही आया था? मतलब बचपन से आप सीरियस थे या आपको कॉमेडी की तरफ बिल्कुल पहले से अट्रैक्टेड थे आप? नहीं भाई, मैं शुरुआत से कॉमेडी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, बिकॉज जैसा मैंने बताया ना, हम बहुत विषम परिस्थितियों में हमारा बचपन गुजरा है। जब आप एक लिमिट तक अभाव झेल लेते हो तो उसके बाद आपके सिर्फ 2 ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप ज़िंदगी भर रोते रहो या फिर हंसना शुरू कर दो। तो मैंने हंसना ज़्यादा प्रेफर किया, बिकॉज जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कम से कम मूड तो अच्छा रख सकते हो उस चीज़ के बारे में। तो वो एटीट्यूड शुरुआत से ही था। इनफैक्ट मैं जब कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह भी जाता था अपने दोस्तों के साथ में, तो आई वॉज द फनी गाय। लोग चाहते थे मेरे साथ होना। किसी भी ग्रुप की अगर आउटिंग हो रही है, पिकनिक है, मूवी जा रहे हैं दोस्त लोग, स्कूल में कॉलेज में, तो कोशिश करते थे कि मैं उनके साथ रहूं। क्योंकि एक बंदा ऐसा होता है ना जो पूरे ग्रुप को हंसाता रहता है ना, पूरा माहौल क्रिएट करके, वो बंदा अपने ग्रुप में शुरुआत से मैं ही रहा हूँ। ओके। तो ऐसा भी होता था कि लोग बैठे हैं, पार्टी वार्टी चल रही है, अगर मैं नहीं हूँ तो वो इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेशली मेरे को कॉल करके बुला रहे हैं या फिर मेरे को लेने आ गए घर पे कि चल भाई तू चल थोड़ी देर के लिए बैठ, ऐसा वो वाला माहौल था मेरा शुरुआत से ही। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर आप ना हंस नहीं सकते हो। आपकी सेंसिबिलिटीज आपको अलाउ ना करे वो अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है तो वो शायद हंसने लायक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव माइंड से देखो, अगर आप ये वाला थोड़ा सा सेंसिबिलिटी अपना हटा दो कि भाई ये समाज के नज़रों में गलत चीज़ मानी जाती है, अगर सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं तो मेरे लिए ना वो भी कोई वो परम सत्य है। हर इंसान को मरना है। अगर हम परम सत्य को भी स्माइल के संग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यह है कि हर चीज़ हंसने योग्य है, लेकिन समाज ने नियम कायदे बनाए हैं कि भाई आप भगवान पे नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स, किसी की मृत्यु पे सेंसिटिव टॉपिक्स है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ऐसी जगह नहीं करता हूँ कि फालतू हरकतें कि किसी और को बुरा लगे। बट हाँ, पर्सनल ओपिनियन में मेरा ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हंसा ना जा सके। ओके। एंड सर, ऑफिस का पहला दिन, जी, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी? जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ऑफिस का पहला दिन मैं दिल्ली से गया था मैसूर, बैंगलोर, फिर बैंगलोर से बस से मैसूर, और हमारा पूरा आना आवन जावन जो है, क्योंकि इन्फोसिस ने जो हमारी सैलरी बहुत कम रखी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है इन्फोसिस की कि आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा पैराफर्नीलिया इकोसिस्टम है, वो बहुत सपोर्टिव होता है। तो हमारा ट्रैवल भी उन्होंने स्पॉन्सर किया था। मैसूर में जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें रुकना खाना पीना सब स्पॉन्सर्ड था। तो पहली बार लाइफ में मैं एरोप्लेन में बैठा था। ओके। तो वो बहुत ही वैसा एक्सपीरियंस था कि मैंने कुछ तो बहुत बड़ा उखाड़ लिया है यार मेरे को कंपनी पैसा खर्च करके प्लेन में बिठा करके बुला रही है अपने पास। हालांकि वहाँ पे माहौल वही था कि मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे कम से कम 3,000 लोगों ने ज्वाइन किया था उस टाइम पे। तो आई वॉज नॉट द स्पेशल वन, बट वो फीलिंग, क्योंकि हम ऐसे जगह से आए थे जहाँ पे ऑटो करने से पहले भी सोचना पड़ता था कि भाई 20 रुपये मांग लेगा, 40 रुपये मांग लेगा, और फिर अचानक से आप एरोप्लेन में बैठ जाओ। एक बड़ी मैसूर का कैंपस अगर आपने देखा है तो उसका क्या कैंपस है भाई, मतलब वो उसके सामने अच्छे अच्छे IIT फेल हैं,
है ना। उसके कैंपस के अंदर ही उनका स्विमिंग पूल से लेकर के ऑडिटोरियम से लेकर के बोलिंग एले, गोल्फ कोर्स, घुड़सवारी, एवरीथिंग इज़ देयर। और वो सब कुछ आपको अचानक से, जब आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया, और अचानक से ये सब कुछ करने को मिल जाए 3 महीने के लिए, और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो तो एकदम ऐसा माइंड फटने को हो गया था मेरा कि मैंने क्या कर दिया है। फिर धीमे 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 करके जब पुणे आए, फिर यहाँ पे जब रियलिटी चेक मिला कि नहीं भाई ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर कंपनी देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैसा है, वो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तब थोड़ा सा समझ में आया कि ठीक ठीक है, चलो नॉर्मलाइज होते हैं, काम पे फोकस करते हैं, तरक्की पे फोकस करते हैं। बट पहला दिन जॉब का, या पहला जो फेज़ होता है जॉब का, हफ्ता 1 महीना, वो बहुत ही भयंकर था। मतलब ऐसा था कि जैसे अगर आज की डेट में मुझे करण जौहर अपनी मूवी में काम दे दे, तो जो ट्रांजिशन होगा ना, वो वैसा वाला ट्रांजिशन था। ओके। पर पहला दिन तो काफी अमेजिंग ही रहता है, और पहला जी। एक्सपीरियंस। उसके बाद आप एरोप्लेन पे बैठेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ, उसके बाद फिर चीज़ें वही ना, जब आप पहली बार करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है वो एक्सपीरियंस, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ हासिल किया है, फिर धीमे धीमे नॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं इस वाली फील्ड में भी आया स्टैंड अप वगैरह में, तो पहली बार जब किसी आप सेलिब्रिटी से मिलते हो, लेजिट सेलिब्रिटी जिसको दुनिया सेलिब्रिटी मान रही है, तो उस केस में मेरा एक OTT पे एक शो आया था, उसमें शूट था। मैं पहली बार साक्षात श्रेयस तलपड़े से मिला था, जो गोलमाल में काम करता, बहुत अच्छी शख्सियत है ना बॉलीवुड की। तो वो दिन भी मेरे लिए वैसा था कि मतलब थोड़ा पागल सा हो गया था, मेरे भाई बॉलीवुड के लोग हैं इनसे मेरा उठना बैठना शुरू हो गया है क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन फिर बाद में वो भी नॉर्मलाइज हो गया, कि उसके बाद में और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई मेरी, है ना। अभी रिसेंटली अक्षय कुमार सर से मेरी मुलाकात हुई, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। श्रेयस के संग मैं, कि हम कोशिश कर रहा था कि मेरे संग थोड़े मूवमेंट आ जाए, मैं अपने दोस्त को बोल के गया था कि मैं उनके संग ऐसे बातचीत करूँगा, तो पीछे से फोटो ले लेना, ये कर लेना। अभी वैसा नहीं है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल सा लगता है। तो वैसे ही एरोप्लेन वाली एनोलॉजी है, पहली बार बैठे तो दिमाग फट गया, लेकिन अब नॉर्मल है भाई, अब तो को कहीं भी जाना है तो एरोप्लेन में तो जाना ही पड़ेगा। ओके। एंड सर, जैसे आपने बताया कि आप जो जोक या कॉमेडी वो आपने कंटिन्यू रखा, तो जी। जैसे आप पहले दिन ऑफिस में गए जी। और वहीं पे पहले दिन ही आपको कोई जोक याद आ गया, हाँ। तो ऐसा क्या चीज़ था वहाँ पे पहला मोमेंट कि आपको आपके दिमाग ने पहली एक जोक दे दी है? भाई, कॉरपोरेट ऑफिस में ना, अगर आप नोटिस करो, आप तो खुद भी कॉरपोरेट में काम करते हो ना, यस। तो आप नोटिस करो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं जिनके ऊपर एक्चुअली जोक्स चलते हैं सोशल मीडिया वगैरह में, वो वहाँ पे आपको साक्षात देखने को मिल जाता है अपनी आंखों के सामने, है ना। लोग उस तरह से उस टेम्पलेट में बिहेव करते हुए मिलते हैं आपको, कि एक होगा जो बहुत सीनियर होगा, उसको इसी बात का गुमान है कि मैं इतना सीनियर हूँ, मैं इतने 25 साल से यहाँ पे हूँ, ये कोई अचीवमेंट वाली बात है नहीं, बट वो उसी गुमान में है। एक है जो बहुत नर्डी होगा, एक है जो बहुत फ्लर्टी होगा, और हर कोई अपने अपने कैरेक्टर को जी रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करना ही अपने आप में एक बहुत ही मेरे को फ़नी चीज़ लगती थी। प्लस दूसरा मेरे संग ये था कि मैं थोड़ा सा मुंह फट भी था। तो जैसे आपको मैनेजर अगर आपको किसी बात के लिए डांटे, ये करे वो करे ना, अभी तो मैं काफ़ी सीनियर हो गया था जब मैंने जॉब छोड़ा है, बट जब मैं फ्रेशर भी था, तो भी मैं अपने मैनेजर की ना सुन के नहीं लेता था, कि थोड़ा सा मुंह फट था, उनको जवाब दे देता था। और उस चक्कर में होता क्या था कि मेरे साथ के जो लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, और मैं उनके सामने अगर मीटिंग में कुछ ऐसा बदतमीजी कर दूं, जो कि गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट अगर मैं कर दूं तो उनको बड़ा मज़ा आता था, वो लोग हंसते थे। तो मेरे लिए वही हाई पॉइंट होता था कि अरे 4 लोग हंस दिए मेरी बात पे ना। तो उस चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा बदतमीजी मैं कर गुजरता था, और वो धीमे 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 करके ना मेरे कैरेक्टर का हिस्सा बन गया। तो अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अरे इसके मुंह मत लगो, ये तो है ही पागल आदमी। तो वो ना एक बैरियर सा ब्रेक हो गया। इतना अच्छा जोन होता है वो, या तो आप जिंदगी भर वैसा प्रिटेंड करते रहो कि आप हो हरामजादे, लेकिन आप बिहेव कर रहे हो बहुत शराफत है ना। अगर आप वो शराफत के पर्दे खोल दो, और जहाँ पे आपको रोज़ जाना है, रोज़ 8-9 घंटे 10 घंटे गुजारने हैं, वहाँ पे शराफत के पर्दे खोल दो, अपना रियल सेल्फ लेके आ जाओ, इतना अच्छा जोन होता है वो। बिकॉज कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कुछ भी, कि आप ऐसा प्रिटेंड करो, और आपको करना भी नहीं पड़ता। आपसे किसी ने बोला कि भाई ये तू ये 7 बजे तक बैठ के करेगा, मैं नहीं करता, और निकल गया, और उसको बुरा भी नहीं लग रहा इस बात का कि उसको पता है ये तो यार येड़ा आदमी है, तो ऐसा ही करता है। तो उससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। तो वो डे वन से मैंने इस्टेब्लिश करके रखा था कि जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम गरीब घर से आए थे, हमारे लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, प्रेशर था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए मैं अपना कैरेक्टर चेंज करके, और मतलब ऐसा करूँ कि पॉलिटिक्स कर दूँ और हाथ पैर जोड़ूँ और ये करूँ ना। वो इतना मेरे को पता था कि अब इतना कैलिबर हो गया है कि अगर यहाँ से निकाला भी गया तो कहीं और मिल जाएगा, बहुत कंपनी है। तो अपनी शर्तों पे अपने आराम से काम करेंगे और मौज से रहेंगे,
तो वो डे वन से रखा था मैंने। ओके। एंड सर कॉर्पोरेट लाइफ को अगर एक लाइन में रोस्ट करना रहा तो? कॉर्पोरेट लाइफ को अगर एक लाइन में रोज करना रहा भाई, तो आई थिंक एक नेसेसरी ईविल है। करना शायद कोई नहीं चाहता, या चाहते मतलब बहुत कम लोग चाहते होंगे अपनी इच्छा से इस फील्ड में कुछ करना। आप सोचो ना, अगर आप छठवीं सातवीं क्लास के बच्चे से पूछो कि बेटा बड़े होके क्या करना चाहते हो, शायद ही कोई बोलेगा कि मेरे को ना कॉर्पोरेट में जॉब करना है, वांट टू बी अ दिस। हमारे बचपन में सपने ऐसे होते हैं, क्रिकेटर बनना है, ये करना है, वो करना है। सपने ऐसे होते हैं जो थोड़े यूनिक हैं, जो शायद थोड़ी मुश्किल हैं या मे बी इम्पॉसिबल हैं। बट इवेंचुअली हम लोग 90% लोग इसमें आते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में आते हैं, अलग अलग उसमें। तो नेसेसरी ईविल है, ज़रूरी सबके लिए है, सबको पता है, प्रैक्टिकल डिसीजन है। लेकिन शायद दिल से, इच्छा से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। बहुत कम लोग देखा है मैंने जो पैशन रखते हैं इस चीज़ का, और जो पैशन रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज बहुत जल्दी तरक्की भी पाते हैं वो। उनका पैशन है इसी चीज़ में काम करना, कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को AWS सीखना है, क्लाउड सीखना है, AI सीखना है। वो बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग मेरे ख्याल से मजबूरी के चलते आते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, और ये एक थोड़ा सा इजी रोज़गार है मेरे हिसाब से। अगर आप डॉक्टर बनिएगा तो 12-15 साल पढ़ाई करनी है, CA 4-5 अटैम्प्ट लगेंगे निकालने के लिए, लॉयर बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। हर प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। इंजीनियरिंग और IT एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 4 साल की BTech करके ईजिली घुस के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो। थोड़ा इजी प्रोफेशन है, इसके चलते शायद बहुत सारे लोग आते हैं, बस वैसा मेरा मानना है। ओके। एंड सर कहीं पे आप शो कर रहे हो और वहां पे आपने एक जोक मारा और वो जोक पे कोई हंसा नहीं, हाँ। और आपको खुद रियलाइज हुआ कि वो जोक उतना खास नहीं था, तो उसके बाद कभी ऐसा दिमाग में आया कि कल ही मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट कर देता हूँ? रोज होता है भाई। वैसा तो रोज होता है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। बट द थिंग इज़ कि स्टैंड अप का एक बहुत बेसिक रूल है कि यू कैन नॉट बिकम अ गुड कॉमेडियन इफ़ यू हैव नेवर बॉम्ब्ड ऑन स्टेज। तो इस चीज़ को जो आपने बोला, उसको बॉम्बिंग बोलते हैं। जब हम बहुत अच्छा करते हैं, लोग हंस रहे हैं, उसको किलिंग बोलते हैं। जब हम ऐसा जोक मार रहे हैं जिस पर कोई नहीं हंस रहा, उसको बॉम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने क्या अच्छा लिखा है ये तो आपको 100 लोग बता देंगे, लेकिन आपने क्या ख़राब लिखा है उसको डिस्कार्ड करना है, उसको निकालना है, ये बहुत कम ऐसा होता है। बिकॉज जब आपका एक पर्सोना बन जाता है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मेरे शोज होते हैं तो जो लोग मुझे देखने आए हैं वो ऑलरेडी मेरे से थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हैं। ठीक है, तो वो मेरी हल्की बातों पर भी हंस देंगे। मैंने बहुत अच्छा जोक लिखा है उस पर तो हंसेंगे, मैंने कोई ख़राब जोक भी लिखा है ना, वो बीच में मैंने डाला है, उस पर भी लोग हंस के चला, मुझे रियल फीडबैक ही नहीं मिलेगा। तो मुझे लगेगा अच्छा लिखा है मैंने, मैं उसको करता रहूँगा। तो बॉम्ब होना बहुत ज़रूरी है, मेरे को ये रियलाइजेशन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि भाई घटिया लिखा है, इसको हटा दे। तो वो बहुत बार हुआ है, और हमेशा उसके बाद ऐसी फीलिंग आती है ना कि अरे यार ये कौन सी फील्ड में आ गया। मतलब विमान नगर में एक शो था भाई, फ्रंट रो में 7-8 महिलाएं बैठी हुई थी, और मैं बिल्कुल बढ़िया एकदम सलमान खान के ऊपर सेट करता था, वो लिख के गया था। अचानक से सब उठ के जाने लगी। तो मैंने पूछा, मैंने क्या हो गया मैम, क्या मैंने कुछ ऑफेंड कर दिया क्या? कहती नहीं 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 नहीं, हम लोग ना अभी वॉशरूम होके आते हैं, आपका कितना 10 मिनट चलेगा? हाँ 10 मिनट बाद आते हैं। वो मेरे को कम्प्लीटली स्किप करने को तैयार होंगे। तो ऐसी फीलिंग आई भाई कितना ही घटिया लिख दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ यार, मैं इससे अच्छा जॉब ही कर लेता। वो फीलिंग रोज़ आती है भाई, लेकिन उस फीलिंग को ओवरकम करके लगे रहना, कंटिन्यू करना, बस वही गेम है और वही करना होता है। और मान लो कि आपका पहला शो है या कोई एक मतलब अननोन लोकेशन है, आपको वहां पे पहली बार गया और वहां पे ऑडियंस हंसी नहीं रही हाँ, उस टाइम? और बहुत बार हुआ है भाई ऐसा, बहुत। तो कोई कोई नहीं, ये तो बेशर्मी का पार्ट है। यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। आपके संग अगर आप जिस प्रोफेशन में हो, आपके संग भी ऐसा हुआ होगा ना कि आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है, और जिसके लिए बनाया है, क्लाइंट के लिए, बॉस के लिए, उसने देखते ही रिजेक्ट कर दिया कि बहुत घटिया है। तो क्या करिएगा, आपको फिर आप दूसरा बनाइएगा। ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो यू नीड टू हैव अ थिक स्किन। ऐसा बहुत बार हुआ है कि शोज बहुत ख़राब गए हैं। हमको ऐसा फीडबैक मिला है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो यार, ये मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। ऐसा ऐसा फीडबैक लोगों ने आकर के समझाया है कि यार तू, तेरी एज हो गई है भाई, तू ये सब मत कर यार, तेरे को शोभा नहीं देता। बट यू नीड टू हैव अ थिक स्किन। इनको सुनो, यहाँ से इग्नोर करो, जो फीडबैक काम का उसे रखो, जो आपको डिस्करेज कर रहा है उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। सर जो आपने एक इवेंट की स्टार्ट किया था जिसका नाम जोश था इन्फोसिस में, जी। तो उस टाइम पे ऑफिस में कुछ बहस वगैरह नहीं हुई थी?
बहस वगैरह तो ऐसा सच नहीं हुआ था, बिकॉज जो हमारे सीनियर्स वगैरह भी थे वो काफ़ी इनकरेजिंग थे, बहुत ही अच्छा माहौल था। हाँ, बट एक बार ऐसा हुआ था कि एक वही एनुअल इवेंट टाइप का था, काफ़ी बड़े स्केल का, जिसमें बहुत हमारे डिलीवरी मैनेजर और सीनियर लोग आए आए थे, फ्रंट रो में बैठे थे वीआईपी। पूरा प्रोग्राम था करीब 2 घंटे का, इसमें स्केचेस थे, स्किट्स थे, नाच गाना सब कुछ था। और मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस था जिसमें मैं भिखारी बन के गया था, फटी बनियान पहन के, लुंगी उंगी पहन के, भिखारी बन के, कटोरा लेके एल्यूमिनियम का हाथ में। और मैंने एक गाना गाया था, वो औलाद वालो फूलो फलो। और उससे पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन देने आया था उसने बोला था कि उस साल हम लोग को हाइक नहीं मिला था, और सामने सारे सीनियर मैनेजर्स बैठे हुए थे। तो उनको एड्रेस करते हुए कि अब जो आ रही है परफॉर्मेंस वो बेसिकली हम सब की तरफ से एक वॉइस है जो आपके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपसे लिटरली भीख मांग रहे हैं, हमको कम से कम 2% ही सही हाइक तो दे दो। तो वो थोड़ा सा मतलब हमको लगा था फन है, हंसी मजाक में टल जाएगा, बट कुछ कुछ लोग थे जो ईगो पे ले लिए, उनको थोड़ा ख़राब लगा, तो उसके लिए थोड़ी सी डांट पड़ी थी बाद में कि यार दिस इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, दिस नॉट। उसका वीडियो भी था, वो यूट्यूब पर डाला भी गया था, बहुत सारे इन्फोशियंस ने देखा भी, उसको पसंद भी किया। अब मैंने हटा दिया है वो, बट उसके लिए डांट पड़ा था कि भाई दिस इज़ नॉट इन अ गुड लाइट, ये मजाक नहीं है, ये तुमने हमारे ऊपर कमेंट किया है। लेकिन जब वो सीधे तरीके से बात नहीं सुन रहे तो क्या करे इंसान। कुछ सा अलग तरीका ट्राई हाँ, करता है। तो कभी किसी बॉस ने ऐसा डायरेक्टली बोला आपको कि ये मेरे ऊपर तो नहीं था? बहुत बार बोला है भाई। मैं अभी रिसेंटली भी जब इन्फोसिस में था तो 2-3 बार ऐसा हुआ। हालांकि अच्छी बात पता है क्या है क्रिएटिव फील्ड की, कि लोग भले ही अंदर से फील ना भी करते हो ना, लेकिन पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए दे हैव टू प्रिटेंड कि दे इनकरेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नहीं तो फिर उनको जज करेंगे इंसान कि आप कितने सड़ू इंसान हैं। तो उस चक्कर में अगर आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ करोगे ना आपके ऑफिस में जो आपके काम से अलग हटके है लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिव है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जनरल परसेप्शन है कि अच्छी चीज़ है, तो आपका बॉस भी उसमें दिखाएगा ऐसे ही कि मैं बहुत इनकरेजिंग हूँ। तो जो मेरे भी जो बॉस थे वो मेरे से बोलते थे कि मैं खुद भी शायर हूँ, मैं शायरी करता हूँ, पोइट्री, अपनी पोइट्री मेरे संग शेयर करते थे, ये सब करते थे। तो बहुत अच्छा एक इनक्रेजमेंट वाला माहौल हमेशा से रहा है। आई हैव बीन रियली लकी कि मेरे जो सीनियर्स थे वो मेरे को बहुत अच्छे मिले। वंस इन अ वाइल ऐसा होता है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्क नहीं आना चाहिए, जो मैं आने भी नहीं देता हूँ, बट कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि मैं अपने इस वाले काम की वजह से अपना जो रेगुलर काम है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो वंस इन अ वाइल ऐसा हुआ है कि उन्होंने या तो बोल दिया है थोड़ा हार्श वर्ड्स में, या समझा दिया है, और मैंने एक्नॉलेज करके उस गलती को सुधारा भी है। तो वैसे तो नहीं होने देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्क, कि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस का है, जो भी करना है वो सैटरडे संडे में करो या शाम के टाइम में करो। लेकिन कभी कभी एक एक आध बार ऐसा हुआ है कि उनको लगा है कि मैं शायद उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ काम पे, तो उन्होंने हल्का सा डांटा है और मैंने उसको एक्नॉलेज करके सॉरी वॉरी बोल के आगे बढ़ाऊँ। ओके। एंड सर, लाइफ का टफेस्ट फेस, और उसी टाइम पे आपका कोई शो भी है, हाँ लाइफ का कोई टफेस्ट फेस आपके लाइफ में जो चल रहा है, और जी। उसी टाइम पे शो भी है, उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? हुआ है भाई, मतलब टफेस्ट फेस तो एवरीडे बेसिस पे होता ही रहता है यार। आप जब शो करने निकलते हो घर से, और घर में आपका कोई कलेश हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई अनबन हो गई, आपका मूड ख़राब है ना, तो उसके बाद भी आपको स्टेज पे जाके तो अपना ख़राब मूड लेके नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। बट एक पर्टिकुलर ओकेजन पे क्या हुआ था, मेरे एक बहुत ही अच्छा दोस्त था कॉलेज का, अभी कोविड के दौरान उसकी अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया वो। और उस दिन मेरा एक शो भी था जिस दिन ये खबर मुझे मिली, और शो से मात्र आधा घंटा पहले टाइप्स ये खबर मिली मुझे। और वो दिल्ली एनसीआर रीजन में रहता है, नोएडा में ही मेरा शो था, तो मैं बहुत इजीली जा भी सकता था वहाँ पे। ठीक है, जा गया भी, मैं शो के बाद गया, और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं शो कैंसिल करके चला जाऊँ। 50-60 लोग आए थे, मैं उनसे माफ़ी मांग के चला जाता। वो भी समझते इस बात को कि भाई ट्रेजेडी हुई है, बट आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि नहीं यार, ये लोग टिकट लेके इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, और मैंने उनको कुछ चीज़ प्रॉमिस की है, तो मैं इसके संग गद्दारी नहीं कर सकता। अगर मेरा नॉर्मल काम होता तो भी मैं करता ना, अगर ऑफिस का कमिटमेंट होता तो वही पूरा करके जाता। तो मैंने शो किया, उतनी ही एनर्जी के संग किया, उतनी ही एंथुजियाज्म के संग किया जितना कि नॉर्मली करता हूँ। और जब शो ख़त्म हुआ तब मैं अनाउंस करके पब्लिक को बता के कि मैंने शो से जस्ट पहले ये खबर सुनी थी और अब मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ।
तो सबने बहुत अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को। नॉर्मली शो के बाद लोग आके मिलते हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, सब करने के लिए ना। उस दिन लोगों ने मुझे उस चीज़ से भी स्पेयर कर दिया, उनको पता था मेरी अर्जेंसी। तो सबने शो ख़त्म होने के बाद में किसी ने मेरा कोई समय नहीं लिया, तो मेरे को जाने दिया। बट हाँ, उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, जो हमने ऐसे कहानियाँ सुनी हैं लेजेंडरी कहानियाँ की, सचिन तेंदुलकर के पिताजी की शायद डेथ हो गई थी जब वो कहीं पे मैच खेल रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मैच पूरा करके गए थे फिर। जी। ऐसा हमने और भी लोगों के बारे में सुना है ना, कि अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से लोग अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को मिस नहीं करते हैं। उस दिन पहली बार जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये कितनी ज़रूरी क्वालिटी है किसी एटलीस्ट आर्टिस्ट के लिए, या फिर ऐसे इंसान के लिए जो पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है ना। बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को पब्लिक भी समझती है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आपको अंदर से भी बहुत अच्छा फील होता है कि आपने जितना आपको भाव दिखाना था अपने दोस्त के प्रति या उस सिचुएशन के प्रति, वो आपने किया। लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपना कमिटमेंट जो है उसको डिसऑनर ऑनर नहीं किया, मतलब आपने जो लोग आए थे उनको ख़राब फील नहीं कराया। तो बहुत ज़रूरी है, और एक आध बार ऐसा हुआ है, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब हो तो भाई मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके उसके बाद आपको जो करना है वो करिए। ओके सर। एंड सर, सक्सेस का असली मोमेंट आपकी लाइफ में कब लगा आपको? भाई सक्सेस बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, पहली बात तो है ना। हम्म। लोग सक्सेस मानते हैं वो जिसके पास बहुत पैसा है ना, जो अय्याशी से ज़िंदगी जी रहा है। मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है कि मैं खुश हूँ वो करने में जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे आसपास के लोग खुश हैं, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बना हुआ है। अगर उतना अचीव कर लिया है तो ठीक है। मैं नहीं रहूँगा 4 BHK में, मेरे लिए 2 BHK ठीक है, चलेगा। मैं घूमूंगा महंगी गाड़ी में, छोटी गाड़ी ठीक है, कैब ठीक है, बाइक ठीक है। बट एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, और मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। तो सक्सेस का पहला मोमेंट जो मैंने रियल में अंदर से वैसा वाला फील किया था ना, कि रोंगटे खड़े हो जाएं आपके, वो एक कॉरपोरेट शो था मेरा। उसमें एक फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची थी, शायद 9-10 महीने की, है ना। तो शो के बाद वो आए मिलने के लिए, और अपनी बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाने लगे। तो मुझे लगा वो चाहते हैं कि मैं गोद में ले लूँ उनकी बच्ची को फ़ोटो के लिए, तो मैं लेने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप ये मत करिए, आप खाली बच्चे के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए, इसका भी कुछ जीवन बन जाएगा। तो वो ऐसा मोमेंट था ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने ऐसा क्या उखाड़ दिया है कि इनको इतना भरोसा है कि इनकी बच्ची जो है वो मैं उसको आशीर्वाद देने योग्य बन गया हूँ। तो वो वाला फीलिंग था कि भाई इंडिया की जनता इतनी ज़्यादा इमोशनल और इतनी ज़्यादा गिविंग है, इतना प्यार कर सकती है ना आपसे, अगर आप उनको सही तरीके से ना केटर करो तो, कि उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। वो इंसान अगर 5,000 का टिकट लेके आता मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन उसने अपनी बच्ची का सब जो ये किया जेस्चर, उससे इतनी खुशी हुई मेरे को, मतलब इतना अच्छा लगा। मैंने वो मोमेंट कैप्चर भी किया अपनी वाइफ के संग, घर वालों के सबके संग शेयर किया कि आज मेरे संग ऐसा कुछ हुआ है। जब मुझे रियल वैल्यू पता लग रही है कि मैं जो चुटकुले करता हूँ शायद ये किसी के लिए 2 कौड़े की चीज़ होगी, बट किसी के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी हो सकता है। तो बहुत खुशी हुई थी उस दिन। उसके बाद इस तरह के और मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए, बट वही नॉर्मलाइज हो जाता है, आपको आदत पड़ जाती है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बट जब पहली बार हुआ था तो कसम से अंदर तो वैसी वाली फीलिंग आई थी कि भाई मैंने कुछ तो अच्छा कर दिया है लाइफ में। नहीं सर, मुझे भी लगता है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट, अगर कोई आ रहा है और आपको बोल रहा है कि आप उसके सर पे हाथ रख दो हाँ, और सिर्फ इतना बोल दो कि वो भी कहीं लाइफ में सेट हो जाए, एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात होती है। जी। कभी सीरियसली लगा आपको कि कॉमेडी छोड़ देना चाहिए? हाँ भाई, लगा, सीरियसली लगा। बिकॉज एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई देख रहा है इसको, जो अपनी लाइफ में आर्टिस्ट बनना चाहता है, स्टैंड अप या किसी भी फील्ड में, तो डिफ़िकल्ट होगा भाई, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप सेल्फ डाउट करोगे, आपको लगेगा कि यार ये ठीक है कि नहीं है। अच्छी खासी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मैं लंदन में जॉब कर रहा था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा। लंदन की जॉब छोड़ के आया था मैं स्टैंड अप ओके। करने के लिए। तो आप समझ रहे हो मेरा कितना घटिया डिसीजन था लाइफ का ये। कोई भी नॉर्मल आदमी सुनेगा तो वो यही सोचेगा कि भाई ये थोड़ी ना करना होता है। अगर आप पहले से स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तब आप आर्टिस्ट बनते हो ना। मैं अच्छी खासी 6 फिगर 7 फिगर्स की अपनी सैलरी छोड़ करके, और आपको पता है लंदन में बहुत पैसा मिलता है ना, वो छोड़ के मैं यहाँ पे आया कि नहीं अब मैं स्ट्रगल करूँगा, ये करूँगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे मोमेंट्स पे ऐसा लगा कि यार सब कुछ ठीक तो चल रहा था। मेरे जो दोस्त हैं वो कोई यूएस में सेटल्ड है, कोई यूके में सेटल्ड है, कोई कहीं पे है, बंगले खरीद रहे हैं लोग, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं,
है ना। तो जब उनसे बातचीत होती है तो ऐसा फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद मैंने एक स्टेप पीछे ले लिया है, अभी मैं उसी फील्ड में होता और ग्रोथ कर रहा होता तो मैं भी कहीं पे अच्छे मुकाम पे होता फाइनेंशियली। लेकिन फिर लगता है कि फाइनेंशियली होता भी तो यार इमोशनली तो नहीं होता ना, कम से कम सेटिस्फेक्शन के लेवल पे तो नहीं होता। तो फिर ठीक है, कोई ख़राब बात नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो अगर कोई देख रहा है बनना चाहता है कि आप जो पॉपुलैरिटी है ना उसको इक्वेट मत कर देना पैसे से। पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ज़िंदगी में पैसे को प्रायोरिटाइज करना है तो उसके लिए अलग तरीके हैं। यहाँ से भी आ सकता है, आएगा, भगवान करे मेरी ज़िंदगी में भी आए। लेकिन जितना लोगों को लगता है ना, जो परसेप्शन है, उतना बहुत डिफ़िकल्टी से आता है भाई, बहुत मेहनत से आता है। हम केस स्टडी में देखते हैं उन लोगों की जो वो मुकाम हासिल कर चुके हैं, समय रैना, बस्ती, जाकिर खान, हज़ारों टिकट बेच रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, नो डाउट है, बहुत है, भगवान करे मेरे पास भी हो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब ने स्ट्रगल कितना किया है, मेहनत कितना किया है ना, वो शायद लोग नहीं देखते हैं। हम खाली सक्सेस स्टोरी देखते हैं, सक्सेस हो जाने के बाद जो बीच की जर्नी है। जैसे अभी जो मेरी स्टेज है, मैं पॉपुलर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन अफरात पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जो चाहूँ वो कर लूँ, प्राइवेट जेट लूँ, वो नहीं है, वो भगवान करे आए, बट अभी नहीं है। और ये स्ट्रगल का फेज़ है। अगर मैं नॉर्मल लाइफ में होता तो शायद मैं इससे ज़्यादा पैसा कमा चुका होता, कमा रहा होता, अभी नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस उम्मीद में हूँ कि शायद एक दिन वो आएगा जब मैं वो पैसा भी कमा पाऊँ। लेकिन जब वो दिन आएगा तब तक का जो सफ़र है वो तो खुशनुमा है ना, वो तो अच्छा है ना, वो तो अच्छे से बीत रहा है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, सब कुछ हो जाए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यही बात है भाई कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी सकते हैं, उससे बेटर फीलिंग शायद कोई नहीं है। सर फिर आपका लंदन में एक्सपीरियंस कैसा रहा जॉब का? भाई लंदन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी जगह है। और सच बताऊं तो एज अ वेकेशन, एज अ हॉलीडे जाने के लिए लंदन बहुत प्यारी जगह है। जब तक हम वहाँ पे घूमना फिरना ये सब कुछ कर रहे थे, मैं, मेरी वाइफ, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब एक रीज़न ये भी था कि मैं ये करना चाहता था इसलिए जॉब छोड़ के आया लंदन की। दूसरा रीज़न ये भी था कि लाइफ बहुत मैकेनिकल थी। शायद इंडिया में भी अगर आप मुंबई जैसी सिटी में रहते हो या किसी बड़े मेट्रो सिटी में रहते हो तो शायद वो मैकेनिकल लाइफ वहाँ भी जीनी पड़ती होगी आपको, कि अगर आपको ऑफिस 9 बजे पहुँचना है लंदन में तो मेरे को 7:35 की ट्रेन है वो पकड़नी है, फिर एक जगह से स्टेशन चेंज करके दूसरी मेट्रो पकड़नी है, ऐसे करते करते पूरा, अगर आपने 7:35 की वो ट्रेन मिस कर दी तो आप 9 बजे ऑफिस पहुँच ही नहीं सकते, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, है ना। या फिर कैब से जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो जो मैकेनिकल रोबोटिक लाइफ थी कि रोज़ सुबह उठो, तैयार हो जाओ, फिर रोज़ शाम को आओ, एक पैटर्न सा बन जाता ना, उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। वो एक रोबोटिक सी लाइफ, तो वो एक रीज़न था। अदरवाइज़ आप अपनी मतलब जो वीकेंड्स हैं, घूमना फिरना हो रहा है तो वो वाला पार्ट बहुत अच्छा था। जो मंडे टू फ्राइडे के अलावा जो वाला जो पार्ट था वो बहुत अच्छा था। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी इन, अगर आप घूमने फिरने के पर्पज से जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरी बात है कि वहाँ के रेसिज्म वगैरह है, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप को सुपेरियरिटी रेस मानते हैं, सुपीरियर रेस मानते हैं। तो 2-3 ओकेजन्स पे ऐसा कैजुअल रेसिज्म फेस करने को मिला, बट ऑन अ जनरल नोट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी वेरी वेलकमिंग, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और इंडियंस को स्पेशली बहुत ज़्यादा सर आँखों पर रखा जाता है, बहुत भाईचारा, बहुत अच्छी वाली फीलिंग है उनको। उनकी जो यंग जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि उनके एंसेस्टर्स ने कितने जुल्म ढाए हैं हमारे ऊपर। उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए वो थोड़ा सा एक सबमिसिव मूड में रहते हैं, बहुत प्रोत्साहन देते हैं अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं। मैंने अपना स्टैंड अप लंदन में शुरू कर दिया था और वहाँ पे इंग्लिश में करता था, इंडियन एक्सेंट में, और टूटे फूटे जोक्स करना आता भी नहीं था, जैसे जैसे करता था। बट इतना इंकरेजमेंट मिलता था क्योंकि जो ऑडियंस आ रही है वो थोड़ा ना इंडियंस हैं, वो तो कोई भी है, ब्रिटिशर्स भी हैं, कोई भी हैं, इंग्लिश सुनने वाले लोग हैं, पब में बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट भयंकर इन्जॉय करते थे और बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे। उन्होंने वो वाली फीलिंग दे दी कि यार तेरे में कोई बात है, तू कर सकता है। बहुत भयंकर काटा उन्होंने, बट बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग। और 2-3 ओकेजन अगर वो रेसिज्म वाले छोड़ दिया जाए तो ऑन अ जनरल पब्लिक इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेलकमिंग ओवर देयर। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या लगा, वहां पे शो करने में और इंडिया में शो करने में क्या डिफरेंस लगा?
वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत कम जजमेंटल हैं और बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। इंडिया में थोड़ा सा अपोजिट है, इनकरेजिंग थोड़े कम है और जजमेंटल बहुत ज़्यादा है आज की डेट में भी। जबकि मैं इतनी प्रिकॉशंस लेकर के अपना कंटेंट बनाता हूँ कि किसी को ख़राब ना लगे, बुरा ना लगे, ऑफेंसिव ना हो, तभी भी कमेंट सेक्शन में आकर के कोई एक रैंडम आदमी होता है जो चल चूतियाँ लिख के निकल जाता है। मेरे को समझ में भी नहीं आता कि किस बात पे गाली दे के चला गया, उसको क्या एस्पेक्ट था जो उसको ख़राब लगा। तो जजमेंटल यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे आपको इंडिया में लोगों का प्यार हासिल करना पड़ता है बहुत मेहनत करके। लंदन में थोड़ा इजी था लोगों का प्यार हासिल करना, मे भी शायद इस वजह से भी क्योंकि मैं वहाँ पे फॉरेनर था। अभी वो भी परसेप्शन होता है कि यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर आकर के टूटी फूटी हिंदी बोलता है, कुछ ऐसा करता है जो हमारे सिविलाइजेशन के करीब है, तो हम उसे बहुत जल्दी सर आंखों पे बिठा लेते हैं ना, ऐसा मान के कि ये कोशिश तो कर रहा है। तो शायद मेरा ये वाला फैक्टर वहाँ पे होगा कि मैं टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगता होगा यार कम से कम ट्राई तो कर रहा है, शायद वो वाला फैक्टर होगा। बट मुझे ऐसी फीलिंग है कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी अपना लिया था और इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा ताकि लोग मुझे अपना पाएँ। प्यार यहाँ भी भरपूर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग ख़राब हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बस। कहीं आपका ये मोटिवेशन तो नहीं था कि वो छोड़कर फिर आप यहाँ इंडिया में आके कि भाई मुश्किल में स्टार्ट करना है कि वो पीकर वहां पे इंजॉय कर रहे हैं? नहीं भाई, मोटिवेशन तो ये था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कर ही रहा हूँ ये, तो मैं एलियन लैंग्वेज में इंग्लिश में क्यों कर रहा हूँ जो मेरी नेचुरल लैंग्वेज भी नहीं है। उसमें मुझे सोच के प्रिपेयर करने के लिए, रिहर्स करने के लिए बहुत एफर्ट जा रहा था। तो मैं क्यों ना इसको अपनी मदर टंग में करूँ, मैं क्यों ना इसको हिंदी में करूँ, क्यों ना ऐसी लैंग्वेज में करूँ जो मैं बचपन से बोल रहा हूँ, जो मेरे लोगों को समझ में आती है। तो वो एक मोटिवेशन था कि नेचुरल थॉट्स मेरे हिंदी में ही आते हैं, तो मैं हिंदी में ट्राई करूँगा, और हिंदी वहाँ नहीं कर सकता था, तो इसकी वजह से फिर मैं इंडिया आया था। ये मेरा वो था। बट इंडिया में बेसिकली आपको ना इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है, आपको हर चीज़ में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है। आप अगर क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, 11 लोग खेलते हैं टीम में, लेकिन कम से कम 11,000 या 11 लाख लोग जो हैं वो हर साल क्रिकेटर बनने का सपना लेके अपना कोई पढ़ाई या जॉब छोड़ते होंगे। तो बहुत टफ कंपटीशन है, सेम इस फील्ड में भी है। तो वो कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन मतलब स्ट्रगल आपकी बढ़ा देती है बस, और कुछ नहीं। ओके सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस रखें? बिल्कुल भाई। जैसे कि वर्स्ट कॉर्पोरेट बजवर्ड? क्विक कॉल। ये कॉल कभी क्विक नहीं होता है। मोस्ट डेंजरस ऑफिस सेंटेंस? आई विल गेट बैक टू यू। ओके। फनीएस्ट एम्प्लॉय एक्सक्यूज? ओके, ये थोड़ा सा लंबा है, ये रैपिड नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़नी है और मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था ऐसा ऐसा एक्सक्यूज़। मैं मैनेजर था और मेरी टीम का एक लड़का था, बहुत फ्रीक्वेंटली छुट्टियां मारता था, और हमेशा कि ऐसा सीरियस वाला कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, मेरा ये था वो था एकदम, तो कुछ बोल भी नहीं सकते थे उससे। तो एक दिन मैं उसको बोल दिया था, मैंने भाई सुन, मेरे को पता है कि तू झूठ बोलता है, लेकिन एक्सक्यूज़ कम से कम ऐसा तो बनाना कि अब सुनने में मज़ा आए। तो अगली बार जब उसने छुट्टी मारी, उसने पता क्या एक्सक्यूज़ बनाया कि मैं गांव गया था, वहाँ से मैं बस में बैठ के वापस आ रहा था, रास्ते में बारिश होने लगी, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ आ गई और बस जो है उसमें यहाँ तक पानी भर गया, हम पानी में डूबे हुए थे, जैसे तैसे हमने मुंह ऊपर करके अपने आप को जिंदा रखा। और मैंने कहा ठीक है भाई, तू अपने बाप को ही बीमार कर दिया क्या? हो जाता बेटा। कुछ ज्यादा ही एफर्ट ले लिया। ओके, वन थिंग एवरी मैनेजर सेज? दैट यू आर द बेस्ट। ओके। पीपीटी और एक्सेल? नन, कैनवा। ओके। हाइब्रिड वर्क ब्लेसिंग और स्कैम? ब्लेसिंग फॉर एम्प्लॉयज, स्कैम फॉर एम्प्लॉयर्स। ओके। मोस्ट ड्रामेटिक ईमेल लाइन? एज डिस्कस्ड। मीटिंग और ईमेल? ईमेल। ऑफिस गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स? Politics, anytime. Politics can help you, gossip can never. ओके। प्रमोशन या वर्क लाइफ बैलेंस? Work life balance. ओके। एंड ये जो मोस्ट ड्रामेटिक ईमेल लाइन थी, इसके ऊपर आप कुछ और बोलना चाहोगे? जी भाई, एज डिस्कस्ड एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा टूल, ऐसा हथियार है जो अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में पीछे रह गए हैं। आपको मोस्टली हर एक ईमेल एज डिस्कस से ही शुरू करना चाहिए, भले ही आपने उसके बारे में किसी से डिस्कशन किया हो या ना किया हो। बिकॉज उससे दो चीज़ें, दो पर्पज सॉल्व होते हैं। पहला ये कि जो भी पढ़ रहा है, और रेसिपेंट्स अगर एक से ज़्यादा हैं, सीसी में लोग हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं,
एज डिस्कस, तो आपने ये भी डिस्कशन किया है, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। और दूसरा यह है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं आप डेलीगेट कर देते हो, है ना, एज डिस्कस करके। यानी कि बाकी लोग भी, अगर किसी ने डिस्कशन नहीं भी किया होगा, क्योंकि डिस्कशन हुआ ही नहीं है ना, आपने मन से बनाया अपना, लेकिन सामने वाला ये एक्नॉलेज नहीं कर सकता कि यार ये कब डिस्कस हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मैं ही पीछे रह गया हूँ, कोई मीटिंग हुई होगी मैंने मिस कर दी। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उस चीज़ को समझने की, और आप ऑटोमेटिकली बिना बोले डेलीगेट कर देते हो काम अपना। ओके। तो बहुत भारी चीज़ है यूज़ करना। सर आप इतने टाइम तक कॉर्पोरेट में रहो, सर्वाइवल स्किल क्या है कॉर्पोरेट में रहने की? झूठ बोलो यार क्या? सर कॉर्पोरेट में सच बोल के कहाँ कोई ग्रो कर पाया है? झूठ बोलो, जो जितने सारे स्टीरियोटाइप है ना ये, कि आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप बॉस की चाटोगे, खुशामद करोगे, पॉलिटिक्स करोगे, तो कहीं ना कहीं सच है। तो अगर सच है तो करो ना यार फिर। ये क्रिप करते रहने से क्या होगा कि ग्रुपिज्म है यहाँ पे और यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, अगर पता है तुमको होती है और उससे फ़ायदा होता है तो तुम भी करो, कौन सी खराब बात है उसमें? हम्म। और सर प्रमोशन और वर्क लाइफ बैलेंस इस पे? भाई मेरे लिए पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रमोशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं जब रेटिंग वगैरह की बात आती थी तो 1 2 3 4 रेटिंग होती है ना, तो मैं कोशिश करता कि 4 ना मिले बस, 1 2 3 सब ओके है। बिकॉज क्या होता है, 1 हो गया मान लो 9%, हम्म। 2 हो गया 8 8.5% या 7%, और 3 5 1%, 4 में 0% या फिर PIP का खतरा होता है, जॉब जाने का खतरा होता है। 4 खतरनाक है, 4 अवॉइड करके बाकी कुछ भी मिले। 5% और 9% में मुझे नहीं लगता कि लाइफ चेंजिंग डिसीजन, लेकिन वो 9% अचीव करने के लिए फर्स्ट रेटिंग वाले को ना पूरे साल ऐसी तैसी करानी पड़ती है, और मैं मौज मस्ती करते हुए भी 5% ले सकता हूँ। तो वो 4% का इतना लालच नहीं है मुझे कि उसके लिए मैं ऐसी तैसी करा लूँ अपनी। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन प्रमोशन। तू ले प्रमोशन भाई, तू 4% ज़्यादा कमा, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ बाकी चीज़ें करके। ओके। तो मोहित गुप्ता भाई, आपने सवाल पूछा है कि मैं अपने जोक्स के लिए रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लेता हूँगा। तो मेरे कोवर्कर जो हैं उनको ख़राब तो नहीं लगता, मैं ऐसा कैसे अपनी लैंग्वेज फ्रेम करता हूँ कि उनको ख़राब ना लगे, उनको हर्ट ना हो, या फिर उनको हर्ट होता है और खाली बस मेरे को घूरते रहते हैं और मैं इग्नोर कर देता हूँ? ये आपका सवाल है बेसिकली। आपके शब्द डिफरेंट है, अंग्रेजी में पूछा है आपने, बट उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यही मीनिंग बनता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ मोहित भाई कि पहली बात तो अपने कोवर्कर्स का नाम कभी लिया ही नहीं हूँ। अपने कोवर्कर्स का, अपनी जो करंट कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका नाम मैंने कभी स्टेज पे किसी जोक में, किसी कंटेंट में नहीं लिया है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बुरा मान जाते हैं। मैंने जितना भी अपना कॉर्पोरेट का यूनिवर्स बनाया पूरा फिक्शनल कैरेक्टर से बनाया है, चाहे वो सुरेश हो, सलोनी मैडम हो, सुप्रिया मैडम, ये सारे फिक्शनल नेम है। इन नाम के लोगों के संग मैंने कभी काम नहीं किया है। इनके जो ट्रेड्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं उन लोगों से जिनके संग मैंने काम किया है। जैसे सुरेश जो है बहुत नर्डी इंसान है, थोड़ा पॉलिटिक्स में बिलीव करता है। रॉकी भैया थोड़े बाहुबली टाइप के इंसान है। देसी रोजन बहुत टेक्निकली साउंड इंसान है। ऐसे लोगों के संग काम किया है मैंने, नाम उनको डिफरेंट दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंसान वो कंटेंट देख करके ऐसा फील भी करता है ना कि यार ये इसने मेरे ऊपर बनाया है, तो वो डायरेक्टली आके बोल नहीं सकता कि तूने मेरे ऊपर जोक बनाया है, मजाक बनाया है मेरा, ऐसा करके। क्योंकि अगर वो बोलेगा ऐसा तो वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये वही है जो कि मैं तो नहीं बोल रहा। तो वो उस वाले डिलेमा में फंस के रह जाते हैं लोग। वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि यार मैं नहीं किसी और की बात कर रहा होगा, तो मैं भी सेफ हो जाता हूँ, उनको भी ख़राब नहीं लगता है। तो सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, सारी जो जोक्स हैं वो दैट्स अ पार्ट ऑफ फिक्शन, ओनली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड रियल लाइफ पीपल, बट नो रियल रेफरेंसेस। सर अगर कॉमेडी नहीं होती तो आज आप क्या कर रहे होते, कॉर्पोरेट को भी छोड़? ओके, अगर कॉमेडी नहीं होती तो मैं आज जितना हूँ उससे ज़्यादा अमीर होता, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा होता जिसमें ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, थोड़ा कम एफर्ट डाल के। मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, पता है। मैं ऑफिस का काम भी हो चाहे कोई भी काम हो, बहुत पूरी शिद्दत के संग करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, इस पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत, सब कुछ करता हूँ। तो कोई भी काम अगर आप पूरी मेहनत शिद्दत से करें तो उसमें पैसा कमा सकते हैं। तो अगर मैं कॉमेडी नहीं कर रहा होता तो मैं चाहे चाय समोसा बेच रहा होता, बट पुणे का बेस्ट बेच रहा होता, तो पैसा खूब कमा रहा होता अभी। सो आई लाइक द कॉन्फिडेंस। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर अगर मान लो कि अगर आप अपने यंग, मैं बोलता हूँ कि 25 ईयर्स के एज में होते हैं, हाँ। तो ऐसा क्या डिसीजन है जो आप उसको चाहते थे कि आपके हिसाब से उसे चेंज करना? अगर मेरे पास आज की नॉलेज होती और मैं 25 साल वाले अपने सेल्फ को एडवाइस दे पाता तो मैं कहता कि भाई ना यूट्यूब चैनल शुरू कर दे,
और कुछ नहीं आता तो कुछ भी डाल दे, 10 साल में तू फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा कि तू जॉब छोड़ सके, जो करना चाहता है वो कर सके। बिकॉज जब यूट्यूब आया था हमारी आंखों के सामने शुरू हुआ है, और जितने सारे लोगों ने तब डिसीजन लिया था, शुरू में 5 साल कचरा बनाया, बट आज की डेट में हर कोई मिलियनर है। तो उस टाइम पे हमारे पास भी ऑप्शन था, पता नहीं क्यों नहीं किया हमने। ओके। एंड सर, कॉरपोरेट में जो क्रिएटिव लोग हैं जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशन लाइन या मोटिवेशन कोट आप देना चाहते हैं? मोटिवेशन तो भाई अंदर से ही आता है। अगर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, नॉर्मल आपकी 9 to 5 जॉब है, उसके बाद भी आप ऐसा कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि कुछ सालों तक तो आपको 2 जॉब्स करना पड़ेगा, 9 to 5 वहाँ पे, और फिर रात को बैठ करके 4-5 घंटा जितना भी आप स्पेयर कर सकते हैं वो क्रिएटिव काम के लिए। थोड़ा गधा मजदूरी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नॉर्मल लोगों से थोड़ी ज़्यादा। आपको वीकेंड सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको नेटफ्लिक्स एंड चिल थोड़े टाइम के लिए भूलना पड़ेगा, और धीमे 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 करके जब आप वाली स्टेज रीच कर जाओगे तो ये बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। बट हाँ, अगर आप इतने सारे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो कि आपकी वाइफ जो है उसके वीकेंड्स सेक्रीफाइस करवाओ और वो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, आप फैमिली फंक्शंस अटेंड करना अवॉइड कर सकते हो, अपने खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, ये सब कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, आपको करना चाहिए। क्योंकि बहुत खुशी देता है एक टाइम के बाद पे ये। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ऐसा इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इतना आसान नहीं है। आप खुद भी आर्टिस्टिक कुछ कर रहे हो तो आपको पता होगा आज कौन सा वीकेंड का दिन है, अपनी वाइफ को घर पे आप छोड़ के आए हो, आपका मूवी का प्लान हो सकता था कुछ भी, बट आपने डिसीजन लिया कि नहीं ये करते हैं, आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये तो करना पड़ेगा, और हो सकता है 5 साल, हो सकता है 15 साल, हो सकता है ज़िंदगी भर, तो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस पाने की। तो आप कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए भाई, क्योंकि खुशी बहुत देता है। सर, ये जो आपकी जर्नी है, जैसे आपने अभी कॉर्पोरेट की लाइफ आपने छोड़ दी, अभी आप फुल स्किल में यहाँ पे आप जॉब देख रहे हो या इस पे क्रिएटिव आप कुछ कर रहे हो, तो इसके लिए थैंक्स किसे आप बोलना चाहोगे सबसे ज़्यादा? भाई, हर इंसान जिसने कंट्रीब्यूट किया है मेरे सफ़र में और नहीं भी किया है, हर किसी को आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, माय फैमिली, माय ऑडियंस मेंबर्स, माय फ्रेंड्स, एंड द मोस्ट स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ, क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है अपने घर में एक आर्टिस्ट को पलने देना। बहुत डिफ़िकल्ट है, आर्टिस्ट के लिए तो है ही है डिफ़िकल्ट, उसके जो इमीडिएट फैमिली है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला, बहुत सारे ओकेजन्स पे हमें बैक सीट लेना पड़ता है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। हम उतना ज़्यादा आउट गोइंग और उतना ज़्यादा लेविश लाइफ जो है, कुछ कंट्रोल्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें बहुत सारे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ये अगर आप अकेले हैं, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी फैमिली है, माँ बाप हैं, बच्चा है, सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उन सब का अलाइंड होना आपके सपने से बहुत ज़रूरी है। और जब मेरे केस में आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरा पूरा घर परिवार सब बहुत सपोर्टिव रहा। शुरू में थोड़े स्केप्टिकल थे, उनको लग रहा था कि ये कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है, लेकिन बाद में सब अलाइंड हुए और सब ने बहुत खुले दिल से मेरे इस डिसीजन का स्वागत किया है। आज तक भी बहुत इनकरेजिंग है, और मेरी वाइफ ने बहुत कुछ झेला है मेरी वजह से, जिसके लिए मैं हमेशा ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। तो यही सब लोग हैं यार जिनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आपको सर, कैमरा जो संभाल रहे हैं बार बार गीली पट्टी लगा के तो उनको भी, हर इंसान जिसने कभी मेरे शो का टिकट खरीदा है, कभी मेरा कोई कंटेंट देखा है, कमेंट छोड़ा है, लाइक छोड़ा है, या सिर्फ देखा है, कुछ भी नहीं किया है, सबका शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सर। एंड मैं ऑडियंस को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को यहाँ बुलाता हूँ, उनकी जर्नी स्टोरी यहाँ शेयर करवाता हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया है आप उन्हें समझो और आप उन्हें ईजी वे में कैसे टैकल कर सको। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच अभी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो जितने भी लोग देख रहे हैं द अभी शो कैरियर जर्नी, इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये भी एक आर्टिस्ट हैं और इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उतना इनको भी दीजिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलें तो बेसिकली आपका जो ओहदा है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वो राज शमानी और इलाहाबादिया के आसपास कहीं पे हो, और मेरी जगह यहाँ पर शशि थरूर बैठे हों या और एलॉन मस्क बैठे हों। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, आएगा वो दिन, पक्का आएगा। थैंक यू सर, कीजिए। घी शक्कर आपको। जी।